तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 20 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले जीके जीएस, उसके बाद में मैथ, उसके बाद में रीजनिंग, फिर आपको लास्ट में टॉप 5 स्कोर भी बताएंगे आज के। साथ ही साथ में आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं विवेक शर्मा जी ने, और ये ऐतार भिंड के रहने वाले हैं। इनके 82 नंबर आए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने हमारे पास में भेज दिए हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है 1919 में भारत के वायसराय कौन थे। सही आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वो 1919 में भारत के वायसराय थे। देखिए, तो जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, उस समय यही जो है आपके वायसराय थे। रोलेट एक्ट जो है वो भी इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। तो अब दो प्रश्न यहाँ से और आपके क्लियर हो गए। एक तो 1919 में कौन था, दूसरा जलियांवाला बाग के समय कौन था, तीसरा रोलेट एक्ट के समय भी कौन यहाँ पर वायसराय था। ये तीन प्रश्न क्लियर हो गए हैं। वायसराय से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, आपको वायसराय के बारे में पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें समय मिलेगा तो हम इसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। अगला प्रश्न है हिटलर ने आत्महत्या कब की थी। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। चलिए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। तो देखिए, 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर और तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन के, अब ये शहर, बंकर में बंदूक की गोली से आत्महत्या कर ली थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी बर्लिन की लड़ाई हार जाएगा, जिसके कारण विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, और द्वितीय यूरोप में उनकी एक दिन की पत्नी ईवा ब्रॉन ने भी साइनाइड खाकर के आत्महत्या कर ली थी। अब इनको ये पता चल गया था कि जर्मनी अब हारने वाला है, और उन्होंने सोच लिया था अगर जर्मनी अगर हार जाएगा तो उनकी मतलब दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, चलिए अब एडोल्फ हिटलर की पुस्तक का क्या नाम है, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो याद रखना आगे पूछा जा सकता है मीन कैम्फ। ठीक है, मीन कैम्फ नाम की जो है आत्मकथा इनके द्वारा लिखी गई है। ये आपके एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। ये प्रश्न आगे बन सकता है। ठीक है, और किताबों के ऊपर जो प्रश्न बन रहे हैं वो काफी कठिन बन रहे हैं, और वही बन रहे हैं जो आपके आबकारी, पटवारी और वनरक्षक में पूछे गए हैं। और इन सभी किताबों के ऊपर वीडियो कल सुबह आपको मिल जाएगा। किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 किताबें भी पूछ ले रहे हैं। तो जो आपकी पुरानी किताबें हैं यानी कि ऐतिहासिक किताबें हैं, और जो नई किताबें जो अभी लॉन्च हुई हैं, और जो आपके पटवारी आबकारी में पूछी गई हैं, उन सब किताबों को लेकर के एक वीडियो कल सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफी सारे प्रश्न अपने पास में हैं। देखिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। तो किसके द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि ये कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाएं जो आपके 8वीं अनुसूची में हैं आपके संविधान में। तो इन भाषाओं में कोई भी अगर कृति करता है तो उसको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और वाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। याद रखना, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार के साथ में ये जो है पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि के साथ में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है। तो पश्चिम बंगाल का, सबको पता है भाई। ठीक है, सारे बंगाली बाबू जो है ना वो चावल खाते हैं। तो पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 36% जो है वो 3 राज्यों से ही होता है। ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल 1 नंबर पर है। भारत में उत्पादित कुल चावल में पश्चिम बंगाल का योगदान कितना है, तो 13.62% पश्चिम बंगाल, 12.81% उत्तर प्रदेश, और कुल चावल का 9.96% पंजाब का है। तो तीनों बता दिया, पहले पर आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर पंजाब। आपसे
पहला पूछा है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको चावल उत्पादन में कौन सा पता चल गया, अब आपको गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है और बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है, ये आपको देख करके जाना है। ठीक है, चलिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र है, पहले पर चाइना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, तो पता, सबको पता, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। देखिए, तो एलोरा, या जिसे हम एलोरा भी कहते हैं, इसका मूल नाम वेरुल है। वेरुल भी एलोरा गुफाओं का नाम है। एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में छत्रपति संभाजीनगर, ठीक है, छत्रपति संभाजीनगर, ये नया नाम चेंज किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पहले इसका नाम क्या हुआ करता था। महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये जो है आपकी गुफाएं हैं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासक, याद रखना, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ये सारे प्रश्न मेरे भाई आबकारी और पटवारी वाले रिपीट हो रहे हैं। हमने आबकारी का भी एग्जाम एनालिसिस करवाया था, पटवारी का, वनरक्षा का, तीनों का कराया था, आगे MPSI का भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसकी जो आंसर की है आपको पटवारी की और आबकारी की, दोनों की आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएगी। ठीक है, लाइव वाले चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहें तो वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक सरसरी निगाह में जीके को पढ़ करके जाना है वहां से, और जीके महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ रीजनिंग सब लोग कर रहे हैं, जो जीके में नंबर ले आ रहा है वही सबसे आगे निकल जा रहा है। कोलकाता का संस्थापक कौन था, ये भी आपका वनरक्षक का रिपीटेड प्रश्न है, हमें तो याद है भाई, ये पूछा गया था वनरक्षक में। जॉर्ज चार्नॉक जो है, इनके द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए, कोलकाता का इतिहास काफी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से जुड़ा हुआ है। यह कंपनी वर्ष 1690 में आई थी और इसे अंग्रेजों ने 1772 में अपनी राजधानी बना दिया था। किसको, कोलकाता में, सबसे पहले यहीं पर आए थे कोलकाता में। ठीक है, और यहीं इन्होंने राजधानी बना दिया था। इस कारण जॉर्ज चार्नॉक नामक अंग्रेज को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आपके पटवारी और वनरक्षक दोनों में पूछा गया था मेरे भाई। ठीक है ना, भारत के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस NV रमन्ना जो है वे 48वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब नियुक्तियों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, इनसे पहले कौन था, तो इनसे पहले जस्टिस SA बोबड़े का कार्यकाल समाप्त हो गया, उनके बाद में जस्टिस रमन्ना को जो है आपका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, जस्टिस रमन्ना खेती किसानी करने वाले परिवार से हैं और साहित्य में उनकी दिलचस्पी है। जस्टिस रमन्ना 65 साल की उम्र होने तक 26 अगस्त 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिसप्रिंट लग रहा है, एक बार आप देख लेंगे कि एक बार ये प्रश्न आप देख करके जाना कि अभी जस्टिस रमन्ना है या कोई चेंज हो गया। ठीक है ना, थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा एडिटिंग नहीं कर पाते इतनी जल्दी। ठीक है, चलिए, बाकी मेरे हिसाब से तो यही है, और नहीं तो जो भी आंसर होगा इसका हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, अगला देखिए, अगला है कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है ना, देखिए कुछ जानकारी, तो दक्षिण भारत की काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसके लिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, 48 में पूछे हैं, 48 में, ये याद रखना, 49 में नहीं, 48 में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जस्टिस NV रमन्ना ही उसका आंसर होगा। भारत के किस देश के साथ में डेयरी उत्पादन का व्यापार नहीं करता, यानी कि ऑप्शन में आपके बांग्लादेश दिया था, नेपाल दिया था, भूटान दिया था और ऑस्ट्रेलिया दिया था। अब आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, डेयरी उत्पादन के लिए क्या डेयरी उत्पादन का सामान आप ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं, भाई बहुत दूर है, अपना मावा खोवा और आप दही दूध ये कहाँ, ऑस्ट्रेलिया तो भेज नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से आप आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बांग्लादेश भी हम भेज देते हैं अपना दूध दही मावा, और जो है नेपाल और भूटान भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी, तो चलिए देख लेते हैं। तो सांची ने बौद्ध धर्म को अपनाया, सांची में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म ही आपको देखने को मिलता है, जिसने हिंदू धर्म की जगह ले ली थी, लेकिन समय ने इसकी मार झेली और धीरे धीरे दोनों स्तूपों और जगह भूल गए। पहले क्या है, मतलब शुरू में काफी इसको भव्यता मिली, काफी इसका प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन समय के साथ साथ इसको जो है भूल जाएगा। लेकिन 1818 में सांची को फिर से खोजा गया और यह पाया गया कि संरचना के अद्भुत टुकड़े अच्छे आकार में नहीं थे। धीरे धीरे ऐतिहासिक और स्थानिक ये जो है धीरे धीरे धार्मिक जो है स्थान में इसका जो है महत्व होने लगा। ठीक है ना, तो 1818 में इसको खोजा गया था, ये आपको याद रखना, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ये आपका MPGK से एक प्रश्न उन्होंने मरते गिरते पूछ ही लिया। ठीक है ना, चलो कुछ भी पूछो यार, कम से कम इज्जत तो रखो, MPGK की है ना, तो एक प्रश्न पूछ लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यापम वाले आप लोगों को। चलो MP को कुछ तो याद किया। लेडी विद लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प, ये भी आपका भाई आपका फॉरेस्ट में भी आया था और पटवारी में भी आया था, और वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये
पूछा गया था, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो आपको देख करके जाना है सारे पेपर। चलिए, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प यानी कि दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो भाई ऑप्शन में आपके चंद्रमा दिया था, क्षुद्र ग्रह दिया था, ग्रह दिया था, तो ये सब तो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन आर्यभट्ट भी आपके ऑप्शन दिया था, तो ये आर्यभट्ट तो भाई भारत के द्वारा छोड़ा गया था, तो ये मानव निर्मित आपका उपग्रह हो जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह में कौन कौन है देखिए, तो चंद्रमा ये ऐसी खगोलीय वस्तु को कहा जाता है जो किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या अन्य वस्तुओं के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है, उन्हें हम जो है प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, और जो अपने आप ही निर्मित हुआ होता है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था? ये भी रिपीटेड प्रश्न है आपका पटवारी का। तो जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था, जुलाई 2017 में, ठीक है। कल की जो बुक वाली हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जरूर देख लेना, सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई बुक के प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में। सिंपल आ जाता है तो लोग बता देते हैं, और कठिन आ जाता है तो लोगों को याद ही नहीं रहता है। लेकिन एक से दो प्रश्न जरूर आ रहा है, और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएसटी सबको कठिन लग रही है, जीएसटी यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने वाली है। देखिए, 1 जुलाई 2017 को इसे देश में लागू कर दिया गया। जीएसटी देश में सही ढंग से लागू करने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया। और आज सुबह पूछा था कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना, आज सुबह वाले वीडियो में हमने एग्जाम एनालिसिस में बताया है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, राज्य मंत्री होंगे, और राज्यों के वित्त मंत्रियों को जगह दी गई, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री होता है अपना, वो उसकी अध्यक्षता करता है। आज सेकंड शिफ्ट में दोपहर वाली में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? कल हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी, तो देख लीजिए, 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। इसमें एक कोशिका में 22 जोड़ी कायसूत्र और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। तो 22 जोड़ी आपका कायसूत्र होता है, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? शुरू में बताया था जब इसके 7 छल्लों वाला प्रश्न आया था कि किस ग्रह के चारों 7 छल्ले पाए जाते हैं, तभी हमने आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी कि सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं। देखिए, आज प्रश्न पूछ लिया, इसीलिए जो हम डिटेल में जानकारी देते हैं उतनी ही जानकारी देते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फालतू की जानकारी देना क्या मतलब है? अब देखो, ऐसे कुछ चैनल हैं जो 4 प्रश्न कराएंगे, गिनती के 4 प्रश्न कराएंगे, और उन 4 प्रश्न में इतना डिटेल भर देंगे कि आधे घंटे की वीडियो बन जाती है, उनका काम बन गया, ठीक है। तो अपना ये काम नहीं है, अपन जितने क्वेश्चन है कम समय में पूरा करने की कोशिश करते हैं, और डिटेल में वही जानकारी देते हैं जो आपके एग्जाम में आगे पूछी जाती है, जैसे कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, ठीक है। तो खगोलविदों ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है। इस खोज के बाद से शनि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो है ग्रह बन गया है, ठीक है। यहाँ पर शनि होगा, शनि के चारों ओर 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। बृहस्पति के अब कुल 95 उपग्रह हो गए हैं, वहीं शनि के 145 उपग्रह हो गए हैं। उस दिन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, 2021 में राष्ट्रपति ने बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किरण बेदी जी को बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से 2021 में राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर कह सकते हैं भाई, है ना। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर और प्रशंसा पत्र प्रदान किया। बैटन ऑफ ऑनर पर भारतीय गणराज्य का प्रतीक चिन्ह होता है। यह प्रश्न पूछा गया, बैटन ऑफ ऑनर पर किसका प्रतीक चिन्ह होता है? तो भारतीय गणराज्य का अशोक चक्र जो है वो उस पर मौजूद होता है, ठीक है। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो वो भी किरण बेदी ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डोसमोचे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में डोसमोचे महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कुछ जानकारी देख लीजिए, तो लद्दाख में यह सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना उत्सवों में से एक है। बलि का बकरा का त्योहार के रूप में भी इसको जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष फरवरी में 2 दिनों की अवधि के लिए इसको मनाया जाता है। त्योहार की तारीखें जो है वो हर साल बदलती रहती हैं। मुख्य आपके लिए है कि लद्दाख का ये त्यौहार है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये त्यौहार वाली वीडियो, लोक नृत्य वाली वीडियो, लोक नृत्य की तो बना चुके हैं, त्यौहार वाली वीडियो भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि कल हम त्यौहार वाली वीडियो भी ले आएँ, और ऐसे त्यौहार जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके पास में ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। मैरीलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसने निलंबित किया था? ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया भाई, अमेरिका का। तो अब्राहम लिंकन ने मैरीलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया था। क्यों कर दिया था देख लीजिए, तो देखिए, 27 अप्रैल 1861 को लिंकन ने सैन्य अधिकारियों को असंतुष्ट और विद्रोहियों को चुप कराने के लिए
आवश्यक शक्ति देने के लिए वॉशिंगटन डीसी और फिलाडेल्फिया के बीच बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसको निलंबित कर दिया था अब्राहम लिंकन ने। आगे बढ़ते हैं, अनार की खेती कैसी जलवायु में होती है? तो देख लीजिए, अनार की खेती, अनार उपोष्ण जलवायु का पौधा है। कैसी जलवायु में? उपोष्ण में, ठीक है। यह अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। फलों के विकास एवं पकने के समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। आंसर आपका हो जाएगा उपोष्ण जलवायु, इसका सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, बैटरी भी कम बची है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि मोबाइल चार्ज करने की मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक वीडियो बनाया सुबह वाला, फिर 2 घंटे बाद दूसरा आ गया, फिर 2 घंटे बाद तीसरा आ गया, ठीक है ना। चलिए, भारत के कपड़ा मंत्री कौन है भाई? तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, मैथ की ओर चलते हैं। मैथ में क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। तो 52 ताश की गड्डी को अच्छे से फेंटा जाता है। काले पत्ते निकलने की आपको प्रायिकता बतानी थी कि कितने काले पत्ते निकाले जा सकते हैं 52 ताश की गड्डी में से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा के 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपके। त्रिभुज का 1 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में चोर और पुलिस के बीच की दूरी 300 मीटर है। चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 9 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में कितनी दूरी रह जाएगी? 150 मीटर लगभग इसका आंसर आ रहा था। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। एक प्रश्न आपका रेलगाड़ी का पूछा गया है। घातांक को करने से प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है मेरे भाई। 3 प्रश्न घातांक करने से पूछे जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा बन रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से कटेगी, 2 से बचेगा, ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं वो एलसीएम एचसीएफ में पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न डिस्काउंट का और 4 से 5 प्रश्न आपके परसेंटेज के पूछे जा रहे हैं। विभाज्यता के नियम के जो आपके प्रश्न आ रहे थे उनकी संख्या कम कर दी है, 2 प्रश्न ही आज पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी सीआई से आपके 4 प्रश्न हैं। एसआई से भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न यहाँ से मिला करके आ रहा है। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं और काफ़ी सिंपल लेवल के पूछे हैं। कभी किसी का लाभ पूछ ले रहा, सुबह तो क्वेश्चन मिल गया था ना 48,000 का, 48,000 में भी 20% लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं सिंपल लेवल के। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैथ रीजनिंग भाई सब लोग बना ले रहे हैं, लेकिन जो जीएस में थोड़ी सी मेहनत कर ले रहा है उसका काम बन जा रहा है। और जीएस में मेहनत करने का क्या रूल है वो हम आपको टेलीग्राम पर बता देंगे, नहीं तो बता देते हैं भाई। आपको पटवारी, आबकारी, वनरक्षक तीनों के पेपर अच्छे से पढ़ करके जाना है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, आयु का 1 प्रश्न पूछा है। मेंसुरेशन के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके एवरेज से पूछे गए हैं और रेशियो से 2 से 3 से 4 प्रश्न बता रहे हैं रेशियो के आज पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। तो रेशियो को आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। चलिए, रीजनिंग की बात कर लेते हैं भाई। घड़ी तो छा गई है, ठीक है ना, घड़ी डिटर्जेंट, ठीक है ना, छा गया है। 6 क्वेश्चन घड़ी से पूछे गए हैं जिसमें मिरर इमेज पूछी जा रही है घड़ी की, एंगल पूछा जा रहा है और दिशा परीक्षण पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप घड़ी को थोड़ा अच्छे से अब ध्यान दे लीजिए, घड़ी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जिनका सितंबर में एग्जाम है भाई, कैलेंडर को अच्छे से पढ़ लेना, कैलेंडर आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर की पूछी गई है। मैथमेटिकल ऑपरेशन नया यहाँ पर ऐड हुआ है, 2 से 3 प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछे जा रहे हैं। सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? तो ऐसा होता है ना, प्लस को माइनस में बदल देते हैं, माइनस को गुणा मान लेते हैं, गुणा को भाग कर दें। तो बताइए अब आंसर क्या आएगा? चिन्ह परिवर्तन, ऐसे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वहां से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। नया टॉपिक है, आगे इससे ज्यादा प्रश्न देखे जाने की संभावना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं भाई। 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का है। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न हैं। डायरेक्शन के भी केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और आइदर और नाइदर और से यदि और तो वाले, ठीक है ना, यदि और तो वाले प्रश्न आपके 2 प्रश्न बने हैं यदि तो से। मिसिंग लेटर के 3 प्रश्न हैं। इन मिसिंग लेटर पर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। रैंकिंग के 4 प्रश्न पूछे गए हैं और रैंकिंग के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, ऊपर से 6वां है, नीचे से 5वां है। बताइए कितने लोगों की संख्या बीच में है, उसका क्रम क्या है, इधर से क्रम क्या है, ये वाले जो है इनको आप थोड़ा सा देख करके जाइए। वाटर और मिरर इमेज से 4 प्रश्न ही बन रहे हैं अब, हालांकि इसकी वीडियो हमने बना दी है, आप देख करके जाना। सिंपल लैंग्वेज में बनाई है। सुबह वाली वीडियो में लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर वाटर और मिरर इमेज एकदम हमारी क्लियर होगी आपका वीडियो देख करके, वो ट्रिक बहुत पसंद आई है, तो आप भी देख सकते हैं, सर्च कर लेना वाटर और मिरर इमेज बाय सक्सेस जंक्शन। त्रिभुज की बात करें भाई तो काउंटिंग ऑफ फिगर से प्रश्न आ रहे हैं। 2 प्रश्न त्रिभुज काउंटिंग के आए थे, तो काउंटिंग ऑफ फिगर को आपको पढ़ करके जाना है। ये कुछ परिवर्तन है, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब ये परिवर्तन आपको तभी पता चल पाएंगे ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे और डेली एग्जाम एनालिसिस देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ता रहेगा कि क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बाकी नंबर सीरीज से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अल्फाबेट से 2 प्रश्न और साइलॉक के 2 प्रश्न, कथन और पूर्व धारणा से भी 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जो भी परिवर्तन आया वो हमने आपको बता दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सक्सेस जंक्शन लाइव ज्वाइन कर लो, चाहे सक्सेस जंक्शन ज्वाइन कर लो, दोनों पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, पुरानी जितनी भी टॉपिक वाली कराई है और जितना भी एग्जाम एनालिसिस करवाया है। ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई, ओवरऑल में क्या सिस्टम बन रहा है देख लीजिए। तो 25 नंबर की जीके जीएस आई हुई है ओवरऑल में। आगे बढ़ते हैं, साइंस के लगभग 11 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। मैथ के 29 और रीजनिंग के 38 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये दोनों तो भाई सिंपल लेवल की आ रही है, एक आध मतलब 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो फंसा सकते हैं, बाकी सब सिंपल लेवल के हैं। तो आपको जीके और साइंस पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ वो दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, अब आज के टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। तो 82,
80, 79, 75, 73। 82 तो ऊपर वाले भैया क्या है बताया मैंने, विवेक शर्मा जी के 82 नंबर है। बाकी ये 5 नंबर और देखने को मिले हैं। इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ये शिफ्ट आपकी सिंपल थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। इस शिफ्ट का कट ऑफ लगभग 74 से 75 के आसपास जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद में जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इतने नंबर जिसके आ रहे हैं 70 नंबर के भी आसपास अगर आप आ रहे हैं तो आप अपनी रनिंग चालू कर लीजिए, क्योंकि 7.5 गुना लोगों को बुलाया जाना है। कट ऑफ आपका कम ही जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या भी कम है, 8.5 लाख ही तो है, ठीक है ना। उसमें बहुत से पेपर देने नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला देखिए, तो सजेशन की बात कर ले भाई, मिरर इमेज की वीडियो आपको जरूर देख करके जाना भाई। 4 नंबर बहुत होते हैं, 4 से 5 नंबर, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर की संख्या आगे बढ़ने वाली है। आज 2 प्रश्न पूछे हैं त्रिभुज से, ठीक है। प्रीवियस ईयर का हमने बता दिया आपको, आबकारी, पटवारी और वर्णरक्षक तीनों के पेपर देख करके जाना है। तीनों पेपर लाइव चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। लूसेंट का भी थोड़ा सा पीछे से पढ़ करके जाइए। इकोनॉमिक्स वाली हमारी वीडियो CRR, SLR ये सब क्या होता है, इसकी वीडियो जरूर देख के जाना। इकोनॉमिक्स से भाई 3 से 4 प्रश्न तो मिल ही रहे हैं इकोनॉमिक्स के, और GDP, GNP वगैरह से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम इनकी भी वीडियो बना दें, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग क्या अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम प्रैक्टिस करा रहे थे, कोई आता नहीं था, बहुत कम व्यूज़ आता था, तो हमने छोड़ दी थी प्रैक्टिस कराना, ठीक है ना। अब आपके सर पर जब एग्जाम आ जाता है तब आप लोग परेशान होते, फिर कहते हैं वीडियो बनाओ सर, वीडियो बनाओ। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। पादप जगत वाला वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अपना टेलीग्राम चैनल बता दें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी और आपको पुरानी सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है ना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर हमने आपकी मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए ऐप्स डाल दिए हैं। ऐप्स आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से मैथ की स्पीड बढ़ जाएगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो पिनेकल की बुकें हैं और जो भी आपकी किताबें हैं मैथ की, बहुत सारी किताबें यहाँ पर PDF फॉर्म में डली हैं, जाकर के डाउनलोड कर लेना। MPGK के नोट्स डले हैं, कोई मतलब है नहीं MPGK का, ठीक है ना। बाकी इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के नोट्स वहाँ पर डले हुए हैं। जो SSC CGL रैंक बनाया था वो हमारी जान पहचान का था भाई, तो वहाँ से हमने उसके नोट्स मंगा लिए हैं, वो हमने डाल दिए हैं, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना भाई। अब इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी लोगों के पास में जिनका एग्जाम आगे होने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, क्योंकि ना केवल एग्जाम एनालिसिस हम करवा रहे हैं, बल्कि आपका कब आपका फिजिकल होने वाला है, और हमारे कुछ फिजिकल गुरु भी हैं जिनसे हम संपर्क में हैं। तो आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे उनकी अकेडमी में, वहाँ पर भी आपको थोड़ा टिप्स वगैरह दिलवाएंगे कि कैसे क्या है फिजिकल की प्रैक्टिस कैसे क्या करनी है, ठीक है ना। तो बने रहिए, लगे रहिए और तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले किताब वाली वीडियो में, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।